गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है, तो पाठ हमने पूरा कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा प्रश्न अभ्यास की बात कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास जो पाठ्य पुस्तक में आपके दिया हुआ है उसकी बात एक बार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो जो शब्द चित्र हरिशंकर परसाई ने प्रस्तुत किया है इस रचना में, उसके अनुसार प्रेमचंद की कौन सी विशेषताएं आप देख पाते हैं, आपके हिसाब से उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, तो ये आपको लिखना है। तो एक जो सबसे पहले समझ में आता है कि प्रेमचंद एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। वो जैसे थे वैसा ही दिखना चाहते थे। वो एक सादा जीवन जीते थे, वे दिखावा नहीं करते थे, वो पाखंड में विश्वास नहीं रखते थे। वह जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे, किसी तरह का आडंबर वो पसंद नहीं करते थे। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और कभी भी बाधाओं के सामने झुकते नहीं थे, उनको दूर करने का प्रयास करते थे। समाज में जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे, उनसे लड़ते थे, उनसे बचकर निकलने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि किसी से जूता मांग के नहीं पहन लिया, ये पता चलता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे। वो किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। तभी जो यहाँ कहा गया कि जूता फटा हुआ है मतलब आपने ठोकरें मारी हैं, तो कहने का अर्थ कि वो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का डटकर मुकाबला करते थे, उनसे बचकर नहीं निकलते थे। तो विशेषताएं क्या क्या हम कह सकते हैं। एक तो वो सादा जीवन जीते थे, या हाँ, सादा जीवन जीते थे, इसमें ये बात आ ही गई। और उनके जो विचार थे वो आदर्श थे, या आदर्श विचारधारा वाले व्यक्ति थे। वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, किसी तरह का पाखंड, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते थे। आडंबर उनको पसंद नहीं था। आडंबर मतलब वही दिखावा ही हुआ, वो पसंद नहीं था। बाधाओं का डटकर सामना करते थे, उनसे बचकर नहीं निकलते थे। ठीक है। उनके लिए आत्माभिमान या स्वाभिमान या सम्मान सर्वोच्च था। ठीक है। तो ये सब बातें आप कर सकते हैं। फिर है, सही कथन के सामने निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, उंगली बाहर निकल आई है। तो क्या कहना चाह रहा है पता नहीं, इसमें तो सब सही है। पता नहीं ये प्रश्न क्यों है, इसमें तो मुझे सारा ऑप्शन जो इसका है वो ठीक ही लग रहा है कि दाहिने का ठीक था। अच्छा, दाहिने का ठीक था, बाएं का छेद था, तो ये गलत हो गया। ठीक है। व्यंग्य मुस्कान हौसले नहीं बढ़ाती है, ये भी गलत है। तो इसमें सही है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। मैंने एक नज़र देखा तो मुझे सब सही ही लगा था। ऐसा ही होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए प्रश्न को। उसके बाद है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती है। इस पर मैंने बात की थी कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो जूता जो है वो समृद्धि का, धन का, सामर्थ्य का प्रतीक माना गया और टोपी सम्मान का प्रतीक माना गया। तो यहाँ व्यंग्य यह है कि लोग सम्मान से ज़्यादा धन को महत्व देते हैं।
वो धन चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं, सम्मान नहीं चाहते। सामर्थ्य से यहाँ मेरा मतलब है आंतरिक सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य से मतलब वो बल चाहते हैं, धन बल चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं। धनवान होंगे तो सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो इसमें यह व्यंग्य है कि लोग सम्मान से ज़्यादा धन को महत्व देते हैं और उसके लिए अपने सम्मान को दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं, न्यौछावर कर देते हैं अपने सम्मान को भी। कहने का अर्थ कि सम्मान की कीमत भी देने से नहीं चूकते हैं। उसके बाद है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा मतलब किसी चीज़ को छिपाना, तो तुम छिपाना ही नहीं। यहाँ व्यंग्य है कि प्रेमचंद अपनी कमियों को छिपाने में विश्वास नहीं रखते थे, वो जैसे थे वैसे दिखना चाहते थे। लेकिन जो समाज में लोग हैं वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए हर कीमत देने को तैयार रहते हैं, सारे प्रयास करते हैं ताकि उनकी कमियां छुपी रहे। यही इसमें व्यंग्य है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ है कि जब प्रेमचंद जिसको निम्न कोटि का समझते हैं, निम्न कोटि मतलब उसके आचार व्यवहार से, उसके अन्य अवगुणों के कारण, तो उसकी तरफ अपने हाथ की उंगली से इशारा करना तक उचित नहीं समझते, पैर की उंगली से इशारा करते हैं। अर्थात उनके लिए वह इस लायक भी नहीं है कि उसकी तरफ अपने हाथ की उंगली दिखाकर अपने हाथ का महत्व कम करे। अर्थात वो जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, उसको थोड़ा भी महत्व देना नहीं चाहते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। यह इसमें व्यंग्य है। या कह सकते हैं कि जो जिस लायक है उसको उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? लेखक सोचता है कि जब इसके लेखक यह बात जानता है कि फ़ोटो खिंचवाना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हुआ करता था। अभी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है, अभी लोग महत्वपूर्ण है लेकिन अभी लोग उसके लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करते हैं। अभी तो मोबाइल में कैमरा है, जहाँ मर्जी जितना मर्जी खींच लिया, 2-4 तो अच्छे आ ही जाएंगे। या किसी शादी ब्याह फंक्शन कहीं भी गए तो वहाँ खिंचवा लिया, हो गया। पहले उसके लिए एक स्टूडियो में जाना पड़ता था, फिक्स जगह पर जाना पड़ता था, हर जगह आप नहीं खिंचवा सकते थे, हर समय नहीं खिंचवा सकते थे। तो उसके लिए ख़ास तौर से तैयार होकर लोग जाते थे फ़ोटो खिंचवाने। तो यहाँ जो लेखक सोच रहे हैं, इसी कारण से लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने का जब ऐसा की पोशाक जब ऐसी है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब आम दिनों में जो घर में पहनते हैं वो कितनी बुरी हालत में होगी उनकी पोशाक। ये इसका कारण यह था कि लेखक जो समाज में हो रहा है उसके हिसाब से सोच रहे थे कि लोग फ़ोटो खिंचवाते समय अपना सबसे बढ़िया पोशाक पहनते हैं, अर्थात वो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ये फ़ोटो तो दूसरे देखेंगे, तो इसमें जो उनके पास सबसे बढ़िया पोशाक होता वो पहन के जाते थे। तो इस हिसाब से जब लेखक सोच रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि जब ऐसी पोशाक फ़ोटो खिंचवाने की है तो घर में पहनने की कितनी ख़राब होगी। लेकिन फिर उनका विचार बदलता है, क्योंकि उनके ध्यान में यह आता है, उनको यह समझ आता है कि ये तो प्रेमचंद है, और तब उनको प्रेमचंद के गुण याद आते हैं कि प्रेमचंद तो एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, इनको तो दिखावे में कोई भरोसा ही नहीं है, ये दिखावा करना ही नहीं चाहते हैं, किसी तरह का आडंबर नहीं करना चाहते हैं, ये जैसे हैं वैसा ही दिखना चाहते हैं। तो यह जब बात उनके दिमाग में आई तो उनका विचार बदल गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, इस व्यक्ति की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी दिखना चाहता है। ये कारण था कि उनका विचार बदल गया। अगला है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? किसी भी रचनाकार की रचना जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी भाषा आकर्षित करती है।
कि वो जो लिख रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाए, तभी हम उसको आगे उसमें रुचि दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी भाषा आकर्षित करती है जो साधारण है, जिसको हम आम बोलचाल की जो भाषा रखते हैं उसी में वो लिख रहे हैं। तो इस व्यंग में उनकी भाषा आकर्षित करती है, एक स्पष्टता है जो हमारी समझ में सीधे आ जाती है। प्रेमचंद की विशेषताओं को या उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए लेखक ने जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है, जिस तरह के उदाहरण उन्होंने दिए हैं, वही जूता, वही पोशाक, वही टोपी के माध्यम से, फोटो तो एक ही है प्रेमचंद का, लेकिन उसी को अलग 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 तरीके से उन्होंने ऐसे उदाहरण में समेटा है या इस तरह से प्रस्तुत किया है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं हमारी समझ में आ जाती हैं। ये बात बहुत आकर्षित करने वाली है कि एक ही चीज़ को उन्होंने अलग अलग तरह से, अलग अलग चीज़ों का प्रतीक बना दिया उन्होंने जूते को, और प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं हमें समझा दी। तो ये बात उनकी आकर्षित करने वाली है। जिस तरह से समाज के कुव्यवस्था, कुरीति पर उन्होंने व्यंग्य किया है, ये आकर्षित करती है। तो ये चीज़ें हैं। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला का मतलब होता है जो पहाड़नुमा आकृति होती है, छोटी आकृति। पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, जब आप पहाड़ी जगहों में जाएंगे या ऐसे भी कहीं मिट्टी का ढेर होता है गोल सा, तो उसको भी आप टीला कह सकते हैं। तो यहाँ टीला का जो पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो टीला जो है वो रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में जो उसका प्रयोग हुआ है वो रुकावट के रूप में हुआ है कि हमारे जीवन की राह में आने वाली जो बाधाएं हैं वो टीलों के समान होती है, जिसको हमें पार करना होता है। उसके लिए टीला एक उपयुक्त उदाहरण है कि आप सीधा समतल रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक सामने एक टीला हो उस रास्ते पर, तो फिर आपको उसको पार करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, वो खड़ी चढ़ाई होगी, उस पर से चढ़ना होगा। अर्थात जो बाधा आती है हमारे जीवन की राह में, उसको इंगित करने के लिए टीला का प्रयोग किया गया होगा। उसका कारण मैंने बताया कि टीला एक ऊंची आकृति होती है, जो अगर आपके राह में हो तो फिर उसको पार करना उतना आसान नहीं होगा जितना समतल रास्ते पर चलना होता है। तो उसको बाधा के प्रतीक के रूप में या बाधा और मुश्किलों के संदर्भ को इंगित करने के लिए टीले का प्रयोग किया गया होगा। तो ये है जो प्रश्नोत्तर थे। फिर है रचना और अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं आया है, थोड़ी जागरूकता आई है। लोग सिर्फ वेशभूषा को अब नहीं महत्व दे रहे हैं, अब साथ में आंतरिक विकास, बौद्धिक विकास को भी लोग महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये आज थोड़ा बदलाव आया है। आज के समाज में वेशभूषा के साथ साथ बौद्धिक जो उत्तमता है, जो अच्छाई है, जो ज्ञान है, उसको भी ज़्यादा या बराबर महत्व तो दिया ही जाता है। और लोग जागरूक हुए हैं, लोग वेशभूषा से धोखा नहीं खाते हैं, लोग आंतरिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। मान सम्मान, आपका चरित्र कैसा है, ये सब देखने के बाद लोग वेशभूषा को महत्व देते हैं। अगर ये सब अच्छे हैं तभी आपकी वेशभूषा का असर उस पर पड़ेगा, नहीं तो वेशभूषा बहुत अच्छी है और आपको बोलना नहीं आता है ठीक से, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, तो आज के समाज में लोग उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो अच्छे कपड़े पहन लिया है, ऐसा आदमी है ये। तो ये जागरूकता आज के समाज में आई है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं पाठ में, उनको आपको छांटना है और वाक्य बनाना है उस पर। जैसे उंगली का इशारा करना, व्यंग्य मुस्कान, बाजू से निकलना, रास्ते पर खड़ा होना, ये सब मुहावरे हैं। अब विशेषणों का उपयोग किया है, उनकी सूची बनाना है। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, ये सब विशेषण उनको दिया गया है। साहित्यिक पुरखे,
ये सब कहा गया है, तो इनको आपको देखना है और सूची बनाना है उसका। तो पाठ को खूब ध्यान से पढ़िएगा और तब प्रश्नोत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक ऊपरी तौर पर आपको समझा दिया है, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है और तैयार करना है। फिर अगले दिन हम लोग शब्द और शब्दार्थ की बात करेंगे। कुंभन दास की चर्चा हुई थी इसमें, उनके बारे में भी है लिखा हुआ कुछ, कि कुंभन दास जो थे ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। भक्ति काल मतलब जो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास वगैरह का समय था, इसको भक्ति काल कहा जाता है। उस समय ऐसे कवि थे जो भक्ति में डूबे हुए थे और वैसी रचनाएं लिखते थे। तो उसमें एक शाखा थी कृष्ण भक्ति, एक राम भक्ति, इसी तरह से अलग अलग। तो ये कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखते थे, तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। अकबर से मिलने के लिए गए तो वो नहीं मिलता था, उसी में उनके कई बार उनको जाना पड़ा, तो उसी पर क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गए हो हरि नाम। आते जाते जूता घिस गया और भगवान का नाम दिमाग से उड़ गया। तो ये कुंभन दास थे। NCERT ने एक फिल्म भी बनाया है, नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई, वो देखिएगा मौका मिले तो, पाठ्येतर सक्रियता में दिया हुआ है। और भी चीज़ें हैं, किताब है प्रेमचंद कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा है, ये प्रेमचंद के पुत्र थे। राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी प्रकार चित्रण किया, जिसमें किसी में शायद मैंने पढ़ाया है हाल फिलहाल में कि उनके जूते अजीब तरह से थे, धोती घुटने तक था, कोट की हालत अलग ख़राब थी। राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है। महादेवी वर्मा ने उनके बारे में लिखा है। तो ये सब पढ़ना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, इसको आप खोजकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग पाठ को पढ़िएगा, प्रश्नोत्तर बनाते समय पाठ को कई बार पढ़िएगा तो आपको और मदद मिलेगी। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, जो इसमें कुछ कठिन शब्द मिले, आप भी अपनी तरफ से खोजिएगा, जो आपको नहीं समझ में आता हो, तो वैसे शब्दों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।